नमस्कार। नवभारत टाइम्स के कोर्ट रूम में आप सभी का स्वागत है। इस पूरे हफ्ते में कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कौन कौन से ऐसे बड़े मामले इस हफ्ते लगातार सुर्खियों में छाए रहे और बने रहे, जिस पर लगातार विमर्श देखा गया, चर्चाएं देखी गई, यहां तक कि आम जनता के बीच भी उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपसी चर्चाएं बनी रही। खासतौर से एक ऐसे मुद्दे से हम आज शुरुआत करेंगे जो न सिर्फ आम लोगों के बल्कि व्यापारियों की चर्चाओं का भी विषय बना रहा। आज की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं राजेश चौधरी साहब, लीगल एडिटर हैं नवभारत टाइम्स के। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। टिप्पणी यह है कि दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं, क्या शुद्ध हवा में सांस लेने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है? क्या देश के बाकी राज्यों की जनता को शुद्ध हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं है? क्या ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि पटाखों का बैन जो दिल्ली एनसीआर में लागू है, उसे बढ़ाते हुए पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए? इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है, जिसे सुनने के बाद खास तौर से जो व्यापारी वर्ग है और खास तौर से वो लोग जो पटाखा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके होश फाख्ता हैं। सर, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट को वर्ल्ड मतलब कि पूरे हिंदुस्तान के बिहाफ पर ये बात कहनी पड़ गई? देखिए, पटाखे पर जो बैन का मामला है ये काफी पुराना है और दिल्ली में जो प्रदूषण लेवल तो खास करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होता रहा है, तो उसको लेकर कई सारे कदम उठाए जाते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से तमाम डायरेक्शन होते रहे हैं। इसी सिलसिले में पटाखे पर बैन भी किया गया और दिल्ली में पहले बैन हुआ, फिर दिल्ली के साथ साथ दिल्ली से जुड़े जो पड़ोसी राज्य हैं उनके तमाम जो दिल्ली से लगने वाले जिले हैं सब पे बैन किया गया। पहले कुछ महीनों के लिए बैन था, बाद में सालों भर दिल्ली में ये बैन कर दिया गया। तो इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर से जब हुई तो चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने ये टिप्पणी की और कहा कि पूरे देश में पटाखे पर बैन की संभावना तलाशी जाए। अदालत ने कहा कि प्रदूषण मुक्त जो हवा का अधिकार है केवल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले नागरिक तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे देश के लिए ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जो पटाखे पर कुछ चुनिंदा जो प्रतिबंध है वो सवालों के घेरे में है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या राजधानी दिल्ली के जो लोग हैं वो एलिट क्लास हैं जिन्हें स्वच्छ हवा का अधिकार सिर्फ प्राप्त है? क्या पूरे देश को के नागरिकों को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की और चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि स्वच्छ जो हवा का अधिकार है वो अगर एनसीआर और दिल्ली के लोगों का है तो वो अन्य शहर में क्यों नहीं है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि नीति जो भी बने पर पूरे भारत के लिए होने चाहिए। हम केवल दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते क्योंकि वे देश में सिर्फ एलिट वर्ग दिल्ली में नहीं रहते। उन्होंने अपना एक अनुभव साझा किया और कहा कि पिछले साल वो पंजाब के अमृतसर में जाड़े के दिनों में थे और वहां प्रदूषण लेवल दिल्ली से भी कहीं ज्यादा था। अगर पटाखे पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में लगना चाहिए। हालांकि इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो ऐश्वर्या भाटी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदूषण की समस्या को एलिट वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दिवाली के समय अमीर लोग तो दिल्ली छोड़कर निकल जाते हैं, वो अपने किसी हिल स्टेशन पे निकल जाते हैं, लेकिन दिल्ली में जो गरीब लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, मजदूर क्लास है, उनके पास कोई प्यूरिफायर भी नहीं होता और वो रियल में वही सफर करते हैं। सुनवाई के दौरान जो कोर्ट सलाहकार और सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह भी कोर्ट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमीर लोग तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन गरीबों का क्या होगा? प्रदूषण होने पर वे दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। उसी बात को उन्होंने भी दोहराया और इस दौरान एक सीनियर एडवोकेट ने यह भी कहा कि प्रतिबंध के साथ साथ अधिकारियों द्वारा मौजूदा लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं, ये सवाल उठाया गया। ये जो बिजनेसमैन है उनकी बात उन्होंने करी, लेकिन बेंच ने कहा कि पटाखों के लाइसेंस रद्द करने के को लेकर जो यथा स्थिति है वो रहेगी
हम अगली सुनवाई 22 सितंबर को करेंगे। लेकिन इतना सुप्रीम कोर्ट ने तय करते हुए कहा मौखिक टिप्पणी में कि यह मान लेना गलत होगा कि प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के लोगों को है। अगर एनसीआर के लोगों को प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार है तो देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों को क्यों नहीं होना चाहिए? सिर्फ दिल्ली के लिए ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी संस्थाएं हैं। क्या यहाँ सुप्रीम कोर्ट स्थित है? तो क्या यहाँ के लोगों को साफ हवा मिले तो बाकी देश के लोगों का क्या? तो ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। लेकिन प्रदूषण मामले में सुनवाई लगातार जारी है। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि 3 अप्रैल को दिल्ली के साथ साथ दिल्ली में जो पटाखों के उपयोग, निर्माण, बिक्री, स्टोरेज, इन तमाम बैन पर छूट देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ था कि सालों भर दिल्ली में पटाखों पर बैन जारी रहेगा। और इतना ही नहीं, जो दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं, जो दिल्ली से सटा हुआ है, उन तमाम जिलों में भी ये बैन जारी है। चाहे वो यूपी का जिला हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इससे जो भी सटे हुए जिले हैं सब पे ये बैन है। तो खास करके दिल्ली और एनसीआर पर सालों भर पटाखों पर बैन लगा हुआ है। तो ये बैन अब देश भर में बढ़ाने का एक संकेत दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 22 सितंबर को जब सुनवाई होगी तो आगे रोड मैप दिखेगा। बिल्कुल, और ये भी स्पष्ट है कि जो दिवाली का त्योहार है वो प्रकाश का त्योहार है, और ऐतिहासिक तौर से जो है दिवाली में जो है पटाखे फोड़ने की संस्कृति या परंपरा नहीं रही है। बहुत जाहिर सी बात है, जब बारूद का आविष्कार हुआ होगा उसके बाद ही जो है दिवाली पर जो है इस तरह से पटाखे फोड़ने की जो परंपराएं हैं वो शुरू हुई होंगी, जबकि ऐतिहासिकता से जो है इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इन गुजरे हुए दशकों में जो है वो पटाखा जो है अपने आप में एक इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है। करोड़ों रुपए का जो है कारोबार जो है हुआ करता है, और खास तौर से दिवाली के मौके पर जो है एक बड़ी अर्निंग्स इससे जुड़े व्यापारी करते रहे हैं। सर, क्या ऐसी भी कोई पिटीशंस आई हैं कोर्ट में जो व्यापारी वर्गों की ओर से हो, जो पटाखा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? अगर आई हैं तो उनकी ओर से क्या दलील है? जी, उनकी ओर से लगातार यही दलील दी जाती रही है कि एक जीवन यापन का प्रश्न है। हजारों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और पटाखों पे जो बैन, जो सालों भर के लिए बैन किया गया है, उसमें छूट की मांग है। साथ ही ग्रीन पटाखे को लेकर भी उन लोगों की डिमांड है कि ग्रीन पटाखे के बारे में सोचा जाना चाहिए और उसके लिए एक पैमाना तय किया जाना चाहिए कि जो ग्रीन पटाखे में किस तरीके का केमिकल हो उसको अलाउ किया जाना चाहिए। ये सब बातें, ये सब दलील लगातार दी जा रही है। लेकिन और ये भी एक तरह से बात कही जाती रही है कि दिवाली हो या नया साल हो या क्रिसमस हो, इस तरीके के जो फेस्टिवल हैं उसमें इस तरीके की छूट अगर नहीं दी जा रही है तो कहीं ना कहीं ये धर्म से जुड़ा हुआ कई सारा मामला उठता रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले हफ्ते की सुनवाई से पहले की सुनवाई में ये कहा था कि उनका मत है कि धर्म इस बात को प्रोत्साहित नहीं करता कि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटी किया जाए। अगर पटाखे इस तरह से जलाए जाते रहे तो यह लोगों के हेल्थ के अधिकार को प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीवन के अधिकार से जोड़कर बताया, क्योंकि हेल्थ का अधिकार जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। और अदालत ने यह कहा था कि इस तरह के से पटाखे फोड़े जाने से लोगों के हेल्थ का मौलिक अधिकार उल्लंघन होगा। और दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता, कोई धार्मिक किताब इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस नाम पर पोल्यूशन को बढ़ावा दिया जाए, प्रदूषण को बढ़ावा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम दलील को भी एक तरह से खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को अगर आप और हम समझें तो इसे जो राइट टू हेल्थ को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है, और जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। और यहाँ आपको मैं बताना चाहूंगा कि जीवन के अधिकार से बड़ा कोई अधिकार संविधान में नहीं है। उसके दायरे में
हेल्थ का अधिकार रखा गया है। जीवन ऐसा होना चाहिए, जानवरों वाला जीवन की व्याख्या नहीं है। जीवन गरिमा के साथ, बिल्कुल। जो पॉल्यूशन फ्री एयर, पॉल्यूशन फ्री वाटर, पॉल्यूशन फ्री सॉयल, क्या कहते हैं, पूरा हेल्थ जिसमें कवर होता है, राइट टू स्लीप भी उसमें शामिल है, सब कुछ शामिल है। गरिमामय जिंदगी की बात कही गई है और जीवन के अधिकार से बड़ा कोई अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें इसी बिना पर खारिज होती रही है कि जीवन का अधिकार और हेल्थ का अधिकार सबका अधिकार है और उससे समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जीवन जो है गरिमापूर्ण होना चाहिए, जिम्मेदारी पूर्ण होना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और जहां तक बात त्योहारों की है, तो बहुत साधारण, बहुत समझने वाली बात है कि जब बारूदों का जब आविष्कार हुआ होगा, तभी जो है कहीं ना कहीं जो है इस तरह से पटाखे फोड़ने की जो परंपरा है वो दिवाली के साथ में अटैच हो गई और फिर इसने जो है धीरे धीरे इंडस्ट्री का रूप ले लिया। हालांकि बीते कुछ वर्षों में जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से भी लगातार चिंताएं प्रकट की जाती रही हैं और हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जब पिछली सरकार थी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भी, उस दौरान भी कई बार जो है प्रतिबंध लगाए गए दिल्ली में कि दिवाली पर जो है पटाखे ना फोड़े जाएं और इसको जो है प्रोत्साहित ना किया जाए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बेहद संजीदगी से लिया है। उनका साफ तौर से यही कहना है कि हमारी प्रकृति बहुत अनमोल है, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अनमोल है और ऐसी स्थितियों में जबकि आपके स्वास्थ्य के सामने गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं गलत वजहों से, जो कि हमारी संस्कृति का भी हिस्सा नहीं रही है, तो क्यों ना उस पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध ही कर दिया जाए। इस तरह की टीका टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। हालांकि जो पटाखा इंडस्ट्री है उसके लिए ये एक झटके के समान है क्योंकि करोड़ों रुपए का सालाना व्यापार होता है और खासतौर से दिवाली के मौके पर उनके लिए बेहद जो है बेनिफिशियरी और बहुत प्रॉफिटेबल ये रहता आया है। अगर प्रतिबंध लागू होता है तो पटाखा इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा जो है झटका ये साबित हो पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा मुद्दा जो इस पूरे हफ्ते में, इस पूरे हफ्ते क्या मतलब पिछले कुछ 10-15 दिनों से लगातार जो है राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया हुआ है, मुद्दा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का। यानी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये निर्धारित कर सकती है कि राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल जिनके पास जो है विधेयक आते हैं मंजूरी के लिए, क्या उनके पास समय सीमा की बाध्यता होनी चाहिए? इस तरह का प्रश्न जो है राष्ट्रपति ने जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछा और उनकी राय मांगी गई थी। इस पर जो है कई दिनों तक लगातार बहस चलती रही और लगभग जो है 10 दिनों की दलीलों के बाद, बहस को सुनने के बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सस्पेंस बना हुआ है और खास तौर से अपने आप में एक तरह का रोमांच भी है। रोमांच शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो है हमारे संविधान में वर्णित विषय नहीं है, उसका वर्णन संविधान में कहीं नहीं है। अब यहां पर फैसला क्या आता है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प होने वाला। सर, रोमांच तो बना हुआ है इस फैसले को लेकर के, क्या कहना है आपका? क्या हुआ इस पूरी सुनवाई के दौरान? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि ये एक संवैधानिक मसला है और जो जब कोई संवैधानिक सवाल उठता है तभी संवैधानिक बेंच उसकी सुनवाई करती है। इस मामले में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि अप्रैल 8 को तमिलनाडु राज्य बनाम वहां के राज्यपाल का मसला आया था और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि किसी भी विधेयक जो विधानसभा से पारित होता है उसे अनिश्चित काल के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति पेंडिंग नहीं रख सकते। उसके लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि राज्यपाल को अगर उस विधेयक पे मंजूरी देना है तो विद इन 3 मंथ दें या उसे लौटाएं या रेफरेंस के लिए भी भेजना है तो उसी मतलब रेफरेंस यानी कि राष्ट्रपति को अगर भेजना है तो भी वो समय सीमा में ही उसे भेजे। तो उसके बाद काफी एक पॉलिटिकल बहस हुई और राष्ट्रपति की तरफ से मई में सुप्रीम कोर्ट के सामने 14 सवालों का एक रेफरेंस भेजा गया जिसमें सबसे अहम सवाल ये था कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा सुप्रीम कोर्ट तय कर सकती है। अब इसी सवाल पर 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई की है। 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब फैसला आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन इस सुनवाई के दौरान कई सारे
इम्पोर्टेंट सवाल जवाब हमें देखने को मिला। अ, और इस दौरान जब ऑर्डर रिजर्व किया जा रहा था, तो जो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2 जजों का जो फैसला है उसे कानूनी तौर पर अमान्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि सारे विवाद तो वहीं से शुरू हुए है ना, कि जो 8 अप्रैल का फैसला था। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब यहाँ पे राज्य भी बटे हुए हैं। जो बीजेपी शासित राज्य है वो केंद्र के साथ सुर में सुर मिलाकर बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई दिशा निर्देश, कोई समय सीमा तय नहीं हो सकता। लेकिन जहां पे भी विरोधी दल की सरकार है, यानी कि गैर एनडीए की सरकार है, उन राज्यों की तरफ से दलील दी गई कि ये बिल्कुल अपने आप में पुख्ता फैसला है और राज्यपाल और जो राष्ट्रपति के लिए समय सीमा जो तय की गई हो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए किसी भी विधेयक को रखा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि जब स्वयं राष्ट्रपति ये राय मांग रही हैं कि राज्यपालों और राष्ट्रपति पर विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा तय की जा सकती है या नहीं, तो इसमें आपत्ति क्या है? हम इस पर जो 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 राय देने का जो जुडिक्शन है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपनी राय देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बेहद स्पष्ट और सलाहकारी जुडिक्शन में सुनवाई कर रहे हैं। मतलब ये कि जो 2 जजों का फैसला है, उस फैसला को सुप्रीम कोर्ट 5 जज के द्वारा ना कोई मेरिट पर आर्गुमेंट नहीं हुआ है। वो फैसला अपनी जगह कायम रहेगा। उस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा जो सवाल किया गया है उस सवाल का वो जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम विकल्प खुले हुए हैं। जो तमिलनाडु या अन्य राज्यों की तरफ से ये दलील दी गई कि राष्ट्रपति द्वारा जो सवाल किए गए 14, उनमें 11 सवालों का जवाब तो जजमेंट में दिया जा चुका है। 2 जजों का जो फैसला था उसमें दिया जा चुका है। तो इस रेफरेंस की पर कोई संवैधानिक बेंच की सुनवाई की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तो सुनवाई न करने की गुहार लगाई थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक जो राय वाला जो मसला है उस पर हम उस जुडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम उस पर अपना फैसला देंगे। तो निश्चित तौर पर तमाम सवाल जवाब का दौर चला है और अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या राय देती है। लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी राय देगी वो भारतीय संविधान के तहत जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र और राज्य का जो संबंध है, उसके जो अधिकार हैं, उनकी जो लक्ष्मण रेखाएं हैं, उस पर बहुत क्लैरिटी आने वाली है और ये एक लैंडमार्क राय साबित होगा मेरे समझ से। बिल्कुल, ये लैंडमार्क राय साबित हो सकती है और इस पर जो है पूरे देश भर की निगाहें भी हैं। एक अपने तरह का रोमांच है इसको लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट का मशवरा इसके ऊपर क्या कुछ आता है, क्योंकि जो बात पूछी गई थी वो खुद राष्ट्रपति की ओर से थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, उनकी क्या राय है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। आगे चलते हैं। अब एक ऐसा मसला जो जुड़ा हुआ है बिहार से, लेकिन चर्चाएं हैं उसकी पूरे हिंदुस्तान में। बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग ने जो है मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण करना शुरू किया था। इसमें कुछ दस्तावेजों को जो है आधार बनाया गया था, जबकि आधार कार्ड को जो है गहन पुनरीक्षण के लिए जो है एक दस्तावेज के तौर पर स्वीकृति नहीं थी। लेकिन अब कुछ ऐसा फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने जिसे सुनने के बाद देश के विपक्षी दलों के चेहरे पर मुस्कान छा गई है। सर, क्या फैसला है इसके ऊपर कोर्ट का? देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कई बार आधार को लेकर टिप्पणी करती रही। शुरुआत में जब 11 दस्तावेज एसआईआर के लिए तय किया था चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग इस बात को लेकर अडिग था कि 11 दस्तावेज ही पेश करने होंगे। जो मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसको लेकर आवेदक सिर्फ और सिर्फ वो 11 दस्तावेज पेश करेंगे। उनमें से कोई भी एक, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या फिर तमाम दस्तावेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शुरुआत में यह भी कहा था कि चुनाव आयोग कुछ दस्तावेज तो ऐसे मांग रही है जो दस्तावेज उनके पास भी नहीं है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से यही दलील दी गई कि आधार कोई नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, सबूत नहीं है।
इसलिए हम आधार को नहीं मानेंगे। और इसके लिए एफिडेविट भी उसने दिया। लेकिन जब 65 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हुआ तो फिर आपत्ति दर्ज कराई गई। जो कई विरोधी दल के नेता हैं वो पिटिशनर है इस मामले में, एडीआर पिटिशनर है, तो उनके तरफ से ये आपत्ति दर्ज कराई गई कि बहुत सारे लोगों का नाम कट गया है, आधार को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर पास किया और कहा कि 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज या फिर आधार को माने चुनाव आयोग। लेकिन जब पिछले दिनों सुनवाई हुई तो फिर पिटिशनर की तरफ से कपिल सिब्बल हो या तमाम जो वकील हैं उन्होंने आर्गुमेंट किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था आधार को लेकर वो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के उनको कम्युनिकेट नहीं हुआ है और अभी भी वो आधार के साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पीकिंग ऑर्डर किया और कहा कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाता है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माने, पहचान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने वाले जो मतदाता सूची में जो नाम दर्ज कराया जा सकता है उसको लेकर जो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसके बाद आधार 12वां दस्तावेज होगा। यानी 11 दस्तावेज की तरह 12वां दस्तावेज आधार होगा। इनमें से कोई भी दस्तावेज जो पिटिशनर देगा उस हिसाब से वो नाम सूची में शामिल करवाने के लिए दावा कर सकता है। यानी कि आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर दिया। और ये एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जब इस पूरे मामले की जब सुनवाई होनी शुरू हुई थी उस समय चुनाव आयोग की ओर से ये बात रखी गई थी कि जो आधार कार्ड है वो देश के कई राज्यों में जो है कुछ लोगों के फर्जी भी बने हुए हैं, क्योंकि उसमें जो एक फिल्ट्रेशन होना चाहिए वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं कुछ लैप्स कर रहा है या कुछ कमियां हैं उसके भीतर। लेकिन ऐसा उनकी तरफ से कहना था कि आधार कार्ड भी जो है नकली बनाए गए हैं और कई बांग्लादेशियों के पास से भी फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। ऐसे में जब गहन पुनरीक्षण की बात चल रही थी और बिहार में जब ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही थी कितने मतदाता फर्जी हो सकते हैं और इसका उद्देश्य ही असल में ये था, तो अब जबकि 12वें दस्तावेज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको स्वीकार किया जाए, तो अब क्या चुनाव आयोग की ओर से कोई आपत्ति व्यक्त की गई या फिर कोई दलील रखी गई है क्या कोर्ट में? ये दलील रखी गई कि आधार के जो दस्तावेज आधार जो है वो फर्जी तरीके से कई जगह बनाया गया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यही बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट का कहना था और पिटिशनर की तरफ से भी आर्गुमेंट था कि जो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं फर्जीवाड़ा तो उन दस्तावेज में भी है, उस तरीके के दस्तावेज भी फर्जी बनाए जाते हैं। तो दस्तावेज को पुख्ता तरीके से जांचने का अधिकार तो चुनाव आयोग को है ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र तो है नहीं, लेकिन जब कोई आधार पेश करेगा तो आप उसकी प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप आधार अगर कोई दे रहा है तो जिस तरह से अन्य दस्तावेज वो पेश करेगा तो उसकी भी प्रामाणिकता और वास्तविकता आप जांचते हैं, तो आधार को भी आप जांचें। और जहां तक फर्जी दस्तावेज सौंपने का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फर्जी दस्तावेज तो कोई भी बनाया जा सकता है, न सिर्फ आधार बल्कि कोई और भी दस्तावेज। और नागरिकता का जो दलील दी गई चुनाव आयोग की तरफ से कि नागरिकता का प्रमाण पत्र आधार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के अलावा उन 11 दस्तावेज में कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो नागरिकता का प्रमाण साबित करता हो। आप इस बात को यहाँ पे ऐसे समझना होगा कि 11 दस्तावेज जो पेश करने के लिए चुनाव आयोग ने कहा था उसमें भी 2 ही दस्तावेज हैं जो नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र हैं, बाकी नहीं, बाकी पहचान के लिए है। तो आधार भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और चुनाव आयोग की इस दलील से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सहमत नजर आई कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पहचान का प्रमाण पत्र जरूर है। और जहां तक फर्जीवाड़े का सवाल है तो फर्जीवाड़े की जांच करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आधार कार्ड आप स्वीकार करेंगे 12वें दस्तावेज के तौर पर पहचान के लिए, और उसकी प्रामाणिकता और वास्तविकता की आप जांच कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। और एसआईआर की जो ड्राफ्टेड जो एक लिस्ट तैयार की गई थी इसमें
जो बड़ी संख्या में लोगों को बाहर रखा गया था। अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो है, अब ये उम्मीदें उनमें जग गई होंगी कि उनको भी जल्दी ही इसमें शामिल किया जाएगा। और खास तौर से ये राहत भरा आदेश है उन विपक्षी दलों के लिए जो लगातार इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई के ऊपर जो है सवाल खड़े कर रहे थे और जो है कहीं ना कहीं संदेह भी प्रकट कर रहे थे। बहरहाल हफ्ते भर की जो तमाम हलचल रही और कोर्ट में जिन तमाम मुद्दों को लेकर के देश भर की सुर्खियां इस पूरे हफ्ते में छाई रही, उन तमाम मुद्दों पर अपनी जो है एक्सपर्ट राय रख रहे थे राजेश चौधरी साहब, नवभारत टाइम्स के लीगल एडिटर। सर, हमारे साथ जुड़े आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। और नवभारत टाइम्स के जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो कहीं जाए नहीं, क्योंकि नवभारत टाइम्स पर सबसे पहले हम हर खबर की अपडेट आप तक लेकर के आते हैं और कोशिश हमारी रहती है कि उसकी हर बारीकी से आपको सबसे पहले रूबरू कराया जाए। तो कहीं जाए नहीं, लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। नमस्कार।